चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो आ जाओ सब लोग, बैठ जाओ एक जगह पे, ले लो अपना गुड आफ्टरनून पैम्फलेट और एक नोटबुक। गुड आफ्टरनून। यस, चलो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, एक जगह पे आराम से बैठ जाओ, कैमरा के सामने आ जाओ। काइंडली कीप योर कैमराज ऑन। चलो रेडी। चलो जल्दी 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 जल्दी। नंदिनी, राहुल, सिद्धांत, प्रतीक, नेत्रा, बेटा कैमरा ऑन कर लो फटाफट। चलो बेटा जल्दी जल्दी। चलो फाइन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो मटेरियल आपको मिल गया है 3 और 4 का। जिनके पास नहीं होगा प्लीज आई रिक्वेस्ट कलेक्ट कर लो जल्द से जल्द, बराबर। मैं आपको जो है वो टिक करवा देता हूं। चलो आ जाओ, तो सीधा इंडेक्स पे आ जाओ। पहले इंडेक्स पे आ जाओ। यूनिट 3 और 4 वाला एमआर वाला मटेरियल जो है उसमें इंडेक्स पे। अब इंडेक्स में सबसे पहले आपको जो टिक करना है, जो टॉपिक में टिक करवा रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर है। तो इसमें आपको टिक करना है 1 and 4। serial number 1 is difference between census survey and sample survey, and fourth is probability and non probability sampling। आइडिया आ गया। इंडेक्स में यूनिट 3 में 1 and 4, 1 and 4। चलो बहुत सारे लोग एक्चुअली वेटिंग में थे, तो ज्वाइन हो रहे हैं तो रिपीट कर ले उनके लिए वापस। तो जरा रिपीट कर लेते हैं जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। आपको आपका पैम्पलेट जो है वो निकालना है। उसमें इंडेक्स में यूनिट 3 में सीरियल नंबर 1 and 4, सीरियल नंबर 1 and 4 वो आपको टिक करना है। और यूनिट नंबर 4 में 1 पहला वाला, बराबर है। तो 4 में से 1 टिक करवाए, ऊपर 6 में से 2 टिक करवाए। मतलब ये 3 टॉपिक जो है अगेन मोस्ट आईएमपी फॉर एमसीक्यू। एक और बार, लास्ट बार, यूनिट नंबर 3 में 1 and 4 सीरियल नंबर, एंड यूनिट नंबर 4 में सीरियल नंबर 1। 3 चीजें मैंने टिक करवाई, 3 टॉपिक्स। तो ये 3 टॉपिक को प्रायोरिटी देना है, तो आपके एमसीक्यू के काफी सारे क्वेश्चन जो है वो रिजर्व हो जाएंगे। फाइन, डन। अब इंडिविजुअल अंदर पैम्पलेट में पेज नंबर वाइज, पेज नंबर में टिक करवा रहा हूं। तो पेज नंबर में मतलब जो जो मैं पेज नंबर बोलूंगा ना, पेज नंबर के एकदम ऊपर सेंटर में, एकदम टॉप पे सेंटर में लिख देने का वेरी आईएमपी पेज, या तो वेरी आईएमपी खाली। तो चलो मैं जो बोल रहा हूं वो टिक करो। 2, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 के टॉप पे सेंटर में लिख देने का वेरी आईएमपी। फिर पेज नंबर 3, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। फिर उसके बाद पेज नंबर 4 and 5, पेज नंबर 2, 3, 4, 5, पेज नंबर 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद आपको सीधा जो है वो जंप मार के टिक करना है पेज नंबर 11। 2, 3, 4, 5, 11, 2, 3, 4, 5, 11 पेज नंबर मैं रिपीट कर रहा हूं। जो अभी ज्वाइन हुए, ये पेज नंबर आईएमपी एमसीक्यू के लिए 2, 3, 4, 5 and 11। चलो फिर यूनिट नंबर 4 में पेज नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 13। फिर पेज नंबर 14, क्वेश्चन 1 टिक किया है, मतलब 13 14 दोनों तो आएगा ही, बराबर। उसके बाद सीधा आना है 18 and 19।
18 एंड 19 बराबर। तो मैंने यूनिट 3 के पेज नंबर और यूनिट 4 के पेज नंबर लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं मैं पेज नंबर्स एक और बार, और लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं पेज नंबर्स, राइट। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4 एंड 5। तो पहले 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद 11 बराबर। 2, 3, 4, 5, 11 यूनिट 3 में से। यूनिट 4 में से 13, 14, 13, 14 एंड 19, 13, 14 एंड 19 डन कर लिए सर 18 પણ કીધું ને 18 પણ કીધું સર. ओ એ તો હું 18 બી કરવા હતા. ચેક કરતો તો તમે ધ્યાન આપો છો કે નહીં? બરાબર 18 પણ આવશે. વેરી ગુડ. ઇન્ડેક્સ રિપીટ કરો ને કયું વાળું રિપીટ કરવું છે? ઇન્ડેક્સ इंडेक्स ओके। इंडेक्स में एक मिनट, इंडेक्स में यूनिट 3 में 1 एंड 4 सीरियल नंबर 1 एंड 4। 1 वाला जो है वो सेंसस सर्वे वाला और 4 इज प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी। और यूनिट 4 में फर्स्ट डन बराबर। मैंने इंडेक्स में मेन आपको हेडिंग टिक करवाए और अंदर पेज नंबर्स टिक करवाए बराबर। अब अंदर अंदर टिक कर लेते टॉपिक में जो पैराग्राफ है। चलो पेज नंबर 2 से स्टार्ट करते, पेज नंबर 2 से स्टार्ट करते। मैंने सोचा मार्किंग करवा देते आज क्योंकि 2 ही टॉपिक बाकी है अपने यूनिट 4 के, तो ये भी अगर होते जाएगा, कभी इच्छा हो गई गलती से देख लिया पढ़ लिया तो काम लगेगा, है ना। चलो पेज नंबर 2 में मैं जो जो बोल रहा हूं ना वो टिक करने का और बाजू में एमसीक्यू लिखने का। चलो पेज नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। बेसिक टर्म्स में सबसे पहला क्वेश्चन 1 बेसिक टर्म्स 1, 2, 3 तीनों तीन टिक करो। पॉपुलेशन, सेंसस, सैंपल तीनों तीन टिक करो, बाजू में एमसीक्यू बराबर। डेफिनेशन के फॉर्म में ब्लैंक आ जाएगा, एमसीक्यू आ जाएगा। फिर एकदम नीचे पेज नंबर 2 एकदम नीचे लास्ट पैराग्राफ सैंपलिंग टिक करो। मतलब 4 डेफिनेशन पेज नंबर 2 पे 1, 2, 3, 4 मिल रहा है, मिल रहा है सबको। चलो वेरी गुड, ठीक है। पेज नंबर 3 पे आएंगे। पेज नंबर 3 पे डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन, जो पहला पॉइंट है वो डायग्राम के नीचे पहला पॉइंट है ना, उसमें लिखा है फर्स्ट लाइन द फर्स्ट स्टेप अंडरलाइन करो, फर्स्ट स्टेप उसको टिक कर दो एमसीक्यू। द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? टू डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन। मतलब पूछेंगे सैंपलिंग डिजाइन प्रोसेस का पहला स्टेप कौन सा है? मिला पराग? बेटा वाળ આંખો પરથી ઉપર લઈ લે તો દેખાશે। हाँ अरे वेरी गुड। चलो પછી पेज नंबर 3 पे ही आप देखोगे तो वहां पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में Bayesian अप्रोच दिख रहा है। Bayesian अप्रोच उसमें लिखा है सिलेक्टेड इन सीक्वेंस, वो अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन। सिलेक्टेड इन सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब क्या? स्टेप बाय स्टेप, पहले इसका चांस फिर किसी और का फिर किसी और का, सीक्वेंस में हम सिलेक्ट करेंगे, दैट इज स्टेप बाय स्टेप। और लास्ट पैराग्राफ में विथ रिप्लेसमेंट जो है, विथ रिप्लेसमेंट उसकी लास्ट लाइन अंडरलाइन करो। सेम एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड अगेन, रिप्लेस कर सकते हैं मतलब उसको वापस हम रख सकते हैं। और ऑब्वियसली नेक्स्ट पेज पे विदाउट रिप्लेसमेंट में द सेम एलिमेंट कैनॉट बी सिलेक्टेड अगेन बराबर। एक बार वो नंबर निकल गया तो वापस वो नंबर वो बॉक्स में रखने का नहीं बराबर। चलो फिर उसके बाद पेज नंबर 4 पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ नीचे से कन्वीनियंट सैंपलिंग दिख रहा है, कन्वीनियंट टिक करो। मतलब उसका फर्स्ट पैराग्राफ कन्वीनियंट सैंपलिंग फर्स्ट लाइन, कन्वीनियंट सैंपलिंग फर्स्ट लाइन। फिर ऑब्वियसली पेज नंबर 5 एकदम सेंटर में जजमेंटल सैंपलिंग टिक करो, फर्स्ट 2 लाइंस, जजमेंटल सैंपलिंग फर्स्ट 2 लाइंस। नेक्स्ट पेज पेज नंबर 6
पेज नंबर 6 स्नोबॉल। स्नोबॉल में ना सेकेंड एरो देखो, सेकेंड एरो वहां पे लिखा है टू गिव रेफरेंसेस ऑफ अदर पीपल, वो वर्ड अंडरलाइन करना, रेफरेंसेस। स्नोबॉल में सेकेंड एरो रेफरेंसेस मिला। मरता है, मरता है सबको, ऐसा मुन्नी की तरह करो। हाँ बराबर, वेरी गुड। फिर नीचे कोटा फैक्ट्री, कोटा सैम्पलिंग, डी पॉइंट देखो, डी पॉइंट कोटा सैम्पलिंग बराबर। उसमें फर्स्ट पैराग्राफ टिक करो, फर्स्ट पैराग्राफ कोटा सैम्पलिंग, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा। चलो फिर राइट साइड पे आएंगे, राइट साइड 7 पेज स्किप करना है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पे आ जाओ सीधा। चलो इसमें सिंपल रैंडम, सबसे पहला वाला ऊपर सिंपल रैंडम, उसकी फर्स्ट लाइन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन किया, मिला सबको, डन। चलो नीचे सिस्टमैटिक सैंपलिंग का फॉर्मूला कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, फॉर्मूला टिक कर लो। चलो स्ट्रेटिफाइड, राइट साइड पेज नंबर 9, स्ट्रेटिफाइड दिख रहा है, स्ट्रेटिफाइड वहां पे देखो सेकेंड एरो में लिखा है in the first stage the total population is divided homogeneous, लीटा पाड़ो homogeneous, मिला। स्ट्रेटिफाइड में सेकेंड एरो होमोजीनियस ग्रुप। नेक्स्ट पेज क्लस्टर में, क्लस्टर, क्लस्टर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। अब क्लस्टर में है ना हेट्रोजीनियस लिखा नहीं है, क्लस्टर में वहां पे कहीं पे पैराग्राफ में हेट्रोजीनियस नहीं लिखा, वो आपको राइट हैंड साइड पे देखो डिफरेंस में दिखेगा, डिफरेंस में पेज नंबर 11 पे डिफरेंस देखो, उसमें 3 and 4, पॉइंट नंबर 3 and 4 टिक करो। देखो 3 and 4 में दिख रहा है कि भाई ईच स्ट्रेटम इज होमोजीनियस एंड ईच क्लस्टर इज हेट्रोजीनियस। फिर देखो जो होमोजीनियस हो रहा है वो बाद में हेट्रोजीनियस में कन्वर्ट करने का, और राइट साइड पे देखो जो हेट्रोजीनियस है वो होमोजीनियस में, बराबर। तो पॉइंट नंबर 3 and 4, पॉइंट नंबर 3 and 4 डिफरेंस का पेज नंबर 11 वो टिक करके रखो, डन है। चलो फिर सीधा जंप मार के पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पे आएंगे। 13 में क्वेश्चन नंबर 1 एडिटिंग फर्स्ट लाइन, एडिटिंग फर्स्ट लाइन, डन। ऋत्वी, जय, गाबावाला, साफिया, आप सब कर रहे हो मार्क? यस सर। वेरी गुड। ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल, भूमि, नंदिनी, ध्वनि, निहाल, हाँ सर। यस सर। यस सर। ये टिक करने के बाद अभी हम डिस्कशन करेंगे, बराबर। तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद खत्म, तो रुक जाना सब लोग, चले मत जाना, खाली ऐसा मार्किंग नहीं होने वाला सर पची जोई लाइसु। एज यूजुअल एक वीडियो शेयर करूंगा पहले, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर अपने जो टॉपिक बाकी है उसके ऊपर भी चर्चा करनी है, बराबर। चलो तो ये पहले टिक कर लेते हैं, नेक्स्ट 5 मिनट्स में हो जाएगा। पेज नंबर 13 सेंटर में कोडिंग, बी पॉइंट है कोडिंग, कोडिंग टिक करो, कोडिंग, कोडिंग को टिक करो। फिर यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू छुपे हुए हैं, नीचे देखो, नीचे कोडिंग के बाद है टॉपिक डेटा फाइल। फर्स्ट एरो में डेटा फाइल मिलेगा, सेकेंड एरो में आपको रिकॉर्ड मिलेगा, रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड मिला। और थर्ड लाइन में, थर्ड एरो में मिलेगा आपको अ कोड बुक। 3 चीजें हैं डेटा फाइल वाले टॉपिक में, 3 चीजें, डेटा फाइल क्या है, रिकॉर्ड क्या है और कोड बुक क्या है, समझ में आ रहा है, बराबर। चलो फिर उसके बाद ट्रांसक्रिबिंग की फर्स्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, ट्रांसक्रिबिंग। चलो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14, बड़ा सा वो जो डायग्राम है उसके नीचे काटी और कापी, काटी और कापी उत्तरायण करना है हमें, मिला काटी कापी। चलो फिर उसके नीचे सी, अच्छा उसके नीचे सॉरी डी पॉइंट डेटा क्लीनिंग,
डेटा क्लीनिंग फर्स्ट लाइन, डेटा क्लीनिंग फर्स्ट लाइन मिला। फिर देखो राइट हैंड साइड पे आ जाओ, राइट हैंड साइड पे लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ, देखो फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड लाइन, इफ द प्रपोर्शन ऑफ मिसिंग रिस्पॉन्स इज मोर देन 10%, 10% सर्कल कर दो एमसीक्यू मार्क, कि वो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है कि भाई मतलब एरर 10% तक हम जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, 10% के बाद वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम कहलाता है। 10% तक एरर एक्सेप्ट कर सकते हैं जब रिस्पॉन्स आप ले रहे हो, नहीं किसी ने बराबर मार्क नहीं किया, डबल मार्किंग किया, वो सारे एरर्स 10% तक चलेगा। मतलब 10 क्वेश्चन में से किसी एक ने गलत किया होगा तो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा किया होगा तो फिर वो एनालिसिस बराबर नहीं होगा। बराबर है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्रॉस टेबुलेशन। क्रॉस टेबुलेशन में फर्स्ट लाइन जो हमने लास्ट सेशन में किया, आपने बनाया था टेबल क्रॉस टेबुलेशन, नेटफ्लिक्स अमेजोन याद आयु, परसों ही आपने किया था, एक टेबल बनाया ना क्रॉस फ्रीक्वेंसी टेबल में से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 3, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट। तो दिख रहा है फर्स्ट पैराग्राफ रिपोर्ट क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ रिपोर्ट क्या है देखो, तो वो टिक करो। फिर राइट साइड, राइट साइड रिपोर्ट का फॉर्मेट, ये आज जो आप वीडियो लेक्चर में देखने वाले हो रिपोर्टिंग के ऊपर है, बराबर, वीडियो लेक्चर ये रिपोर्टिंग के टॉपिक के ऊपर है। चलो रिपोर्ट फॉर्मेट, उसमें फर्स्ट टाइटल पेज, टाइटल पेज। अच्छा सेकंड देखो लेटर ऑफ ट्रांसमिटल लिखा है ना, ट्रांसमिटल, सेकंड पॉइंट दिख रहा है ट्रांसमिटल। अच्छा ट्रांसमिटल का मतलब पहले समझा दो, ट्रांसमिटल मतलब ट्रांसफर करना, ट्रांसमिटल मतलब क्या, ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफर, तो बाजू में आप लिख दो ट्रांसफर, ट्रांसमिटल का मीनिंग लिख दो ट्रांसफर, बराबर है। और वही पैराग्राफ में अंडरलाइन कर दो टू हुम रिपोर्ट इज डायरेक्टेड, टू हुम रिपोर्ट इज डायरेक्टेड, मतलब ये एक ऐसा लेटर होगा जो रिसर्चर को बताएगा कि आपको ये रिपोर्ट बना के देना किसको है, बराबर। मैनेजमेंट की वो कौन सी अथॉरिटी है जिसको आपको ये पूरा रिपोर्ट देना है, तो टू हुम टू बी गिवन, और उसमें लिखा होगा कि रिपोर्ट बनाने के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ये सब इसमें लिखा होगा, बराबर। थर्ड पॉइंट लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन। अब लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन अंडरलाइन करो, लेटर रिटन बाय क्लाइंट टू द रिसर्चर, बाय द क्लाइंट टू द रिसर्चर, मतलब क्या है, मुझे एक ऑथोरिटी मिल रही है, ऐसा है ना बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे होता है, जैसे कि एक ऑडिटर भी होता है ना, एक सीए ऑडिटर जो होता है, वो भी कितनी बार मान लो अपने क्लाइंट, अब मान लो फॉर एग्जांपल हालोल में एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बराबर, मुझे ऑडिट मिला, मैं वहां पे फैक्ट्री पे जाऊंगा, फैक्ट्री के गेट पे, एंट्री गेट पे है ना, पता अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं ऑडिटर हूं, मैं यहाँ पे सब वाउच करने आया हूँ, चेकिंग करने आया हूँ, तो वो बड़ा आदमी नहीं, वो वॉचमैन ही आपको क्या बोलेगा, साहब ऑथोरिटी लेटर से, ऑथोरिटी लेटर से, मतलब ऐसे कोई भी बोल के थोड़ी घुस जाएगा, कुछ प्रूफ तो चाहिए ना कि भाई आई एम परमिटेड फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं यहाँ पे ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकता हूँ, એટલે लेटर ऑफ ऑथोरिटी જોઈએ, कौन देगा, ऑब्वियसली मैनेजमेंट में जो हाईएस्ट ऑथोरिटी होगा वो बना के देगा कि भाई ये आदमी जो है ये तारीख को आएगा, इसको अलाउ करना, परमिशन लेटर जैसा। वो नहीं, आपने मूवीज में देखा होगा वारंट है, वारंट सुना है ना, ऐसा पुलिस आके ऐसा तुम्हारे घर में घुस जाएगी, वारंट किधर है, तो उस तरीके से। चलो फिर उसके बाद सीधा आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पे आ जाओ आप, उसमें देखो 11 पॉइंट में लिमिटेशंस एंड एक नया वर्ड है मिलेगा आपको, सेविएट, सेविएट का मीनिंग लिखो वार्निंग्स, वार्निंग स्लैश नोटिस, नहीं नोटिस देते हैं और सॉर्ट ऑफ वार्निंग कि ये सारी चीजों का ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। वार्निंग्स नहीं आती, अपने कितनी बार बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो वार्निंग्स आती है, कॉशन कि भाई ये सारी चीजों का ध्यान रखना, धूम्रपान करना मना है,
बराबर है ऐसा। चलो फिर वही पेज पे एकदम लास्ट पैराग्राफ हाइपोथेसिस, लास्ट पैराग्राफ जो है वो मिल जाएगा आपको हाइपोथेसिस मीनिंग, और राइट साइड पे जो डिफरेंस का टेबल है उसमें नल हाइपोथेसिस का फर्स्ट पॉइंट एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का फर्स्ट पॉइंट, दोनों का फर्स्ट पॉइंट, बराबर है। तो इन शॉर्ट ये सारे हैं आईएमपी वाले क्वेश्चंस फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। डन, ठीक है। चलो तो आप पहले एक वीडियो शेयर कर दें, वो आप ध्यान से देखेंगे। अगेन रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से अलग अलग बिजनेसमैन है क्या कुछ नया लेके आए, फिर उसके ऊपर चर्चा है, तो ध्यान से देखेंगे आप वो वीडियो। चलो शेयर करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। रेडी, विजुअल ऑडियो दोनों साथ में रखना। मुंबई शहर जहां हजारों लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं, ऐसे ही एक इंसान है मिस्टर वीरल पटेल, जो गुजरात से मुंबई जेब में सिर्फ 35 रुपए लेकर आए थे और आज एक 13 करोड़ का बिजनेस चला रहे हैं। But if you're born poor, then it's not your mistake. If you die poor, then it is your mistake. बिल गेट्स की ये कहावत को कच्छ से आए हुए वीरल पटेल ने काफी सीरियसली ले लिया। He just had a stationery shop and now owns a business worth 13 crores. आज की स्ट्रीट स्टॉल की कहानी उन्हीं के नाम। मेरा बर्थ तो कच्छ में हुआ, गुजरात स्टेट में कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। पिताजी मम्मी खेती करते हैं। मैंने 7th क्लास तक स्कूल का पढ़ाई किया जो गांव में ही था। आगे पढ़ने के लिए मेरा पिताजी के पास पैसा नहीं था। 10 पढ़ने के बाद बोला अभी जाओ किधर भी कमाओ, वो हिसाब से स्कूल छोड़ के फिर बॉम्बे आ गया। उस टाइम बहुत पिताजी की गरीबी थी, मतलब उतना पैसे नहीं थे किसी में। उन्होंने 100 रुपीज दिया था मुझे, जिसमें 65 रुपीज ट्रेन का टिकट था और 35 रुपीज मेरे पास था और दो जोड़ी कपड़ा था मेरे पास। ये लेके मैं बॉम्बे आया। स्टेशनरी शॉप में मतलब सर्विस के लिए लगवाया। उस टाइम तो बहुत तकलीफ होता था, मतलब क्योंकि पहली बार शहर आया, मतलब पहली बार अगर आया तो बहुत फैमिली को, परिवार को छोड़ के इधर आएंगे तो ये होता है, फिर याद भी आती कि क्या वो झाड़ू मारता था और रोता था रोते रोते झाड़ू मारता था, पोछा मारता था, फिर रोता था याद आती थी तो रोता था। हमने कुछ नहीं वापरा, ऐसा ही बचाया, बचा के फिर खाना पीना सेठ के पास था ना, वो लोग भी मतलब प्रोवाइड करते थे पूरा। जिधर जिधर नहीं काम किया ना, लोग खाना पीना नाश्ता रहने का सब खर्चा उनका था। बाकी हमको किधर जाना तो था नहीं, घूमने के लिए तो किधर जाते नहीं थे। 35 बाद में तो जैसे जैसे पगार हुआ ऐसे गाँव में पिताजी को देते गया, खेती में लगता था ऐसे। पहला स्टार्टिंग मुझे 6 महीने तक फ्री ऑफ काम करना पड़ा, साफ सफाई करने का, माल लगाने का शॉप में और फिर कस्टमर को माल देने का सेल्समैनशिप। तो 6 महीना मैंने समझो शॉप में काम किया तो सेठ को बहुत अच्छा लगा। 6 महीने के बाद मुझे सीधा 250 रुपया मेरा पगार किया। मैंने स्टार्टिंग में 2.5 साल उधर अंधेरी में सर्विस किया। 2.5 साल के बाद एक हमारा रिलेटिव का इधर सीबीडी बेलापुर में दुकान ओपन हुआ था, तो उन्होंने मुझे बुलाया तो फिर उधर गया। उधर भी 2.5 साल मतलब सर्विस किया। फिर उसके बाद थाना आ गया मैं। उस टाइम हमारा एक रिलेटिव था, हमारा दूर का रिश्तेदार था, उन्होंने एक थाना में दुकान खोला था, शॉप खोला था। तो बोला तुम आ जाओ, तुम संभालो, तुमको हम कुछ पार्टनरशिप देंगे। तो फिर मैं थाना में इधर वर्किंग पार्टनर करके तौर पे इधर थाना में आ गया। मतलब ये 2.5 साल के बाद ये वसंत विहार में एक मैंने इधर शॉप खरीदा।
बहुत मेहनत किया, मतलब कि और इधर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि मेरे को कभी खाना खाने का भी फुर्सत नहीं मिलता था। हमेशा मैं 4 बजे से पहले कभी खाना नहीं खाया। बहुत अच्छा इधर आके रिस्पॉन्स मिला है। उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मेहनत भी इतना करता था और उसके सामने अच्छा मतलब ये भी मिलता था, जो अपने मेहनत का फल मिलना चाहिए वो बहुत मिलता था, अच्छा मिलता था। 2005 में वीरल गॉट इनटू रिटेलिंग स्वीट्स एंड स्नैक्स और एक दोस्त के सजेशन पर उन्होंने 30 लाख इन्वेस्ट किए इस बिजनेस में। हमारा पहला शौक है। हाँ, ये एरिया से जो उनको मिला है उसके लिए पूरा वसंत लगा, इसके लिए पहला शौक जो यहाँ से क्या क्या है। एक बार जो वीरल ने सक्सेस को चख लिया, फिर बस आगे ही बढ़ते जाना। तो वो स्वीट शॉप चालू करने के बाद अच्छा लगा कि चलो ये लाइन बहुत अच्छा है, और फिर अच्छा लगा तो 2 साल के बाद और एक शॉप खोला, मतलब दूसरा ब्रांच खोला। ऐसे कर करके आज स्वीट शॉप के मेरे पास 6 ब्रांच है। उस टाइम स्टार्टिंग में तो हम लोग समझो ऐसे ही दिन का 25-30 हजार रुपया धंधा करते थे। अभी लगभग मेरा साल का 12-13 करोड़ का टर्नओवर है। स्वीट शॉप चालू किया तो अच्छा कारीगर मिल गया। मतलब पहले स्टार्टिंग में तो एक दुकान था, तो वो हिसाब से 5-6 जन से हम लोग स्टार्ट किया था। मतलब इसमें 2 जन बनाने वाले थे, 2 जन सेल्समैन थे और 2 जन हम लोग मतलब काउंटर पे बैठने का और करने का, वो हिसाब से फिर उसको बड़ा किया। तो अभी एक शॉप में कम से कम 10 जन का स्टाफ रहता है, 10-12 फैक्ट्री है, उसमें भी 30-40-50 जन का स्टाफ रहता है। तो करीब अभी लगभग 150 जितना स्टाफ है अभी मेरे पास। गौरव स्वीट्स में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ और नमकीन मिलता है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स वाले स्वीट्स हो, मावा वाले या फिर देसी घी। आज तो हमारे पास काफी वैरायटी है समझ लो। स्वीट्स में मैं कम से कम 300 टाइप की स्वीट्स बना सकता हूँ, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा। तो हमारे पास कस्टमर आते, वो आते लेके जाते और फिर अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है, वो और 4 कस्टमर को बोलते हैं कि भाई क्या उधर अच्छी चीज मिलती है, वो हिसाब से। तो वो हिसाब से हमारा मतलब बिजनेस जमा मतलब देखो, बॉम्बे किसी को निराश नहीं करता है। मुंबई है ना, ये जो भी आएगा ना उसको जिसको मेहनत करना है, जिसको रियल में मेहनत करना है ना, उसको कभी बॉम्बे निराश नहीं करेगा। वो कहते हैं ना, अगर हौसला और जज्बा हो तो nothing is impossible. Even if you have some inspirational street stories to share with us, do share it in the comments below. यस, सो देखा आपने। चलो तो थोड़ा क्या है इसमें कुछ नया सर? ये तो बहुत सिंपल स्टोरी थी सर। कल तो सर एटलीस्ट कुछ एकदम एक्सेप्शनल था, क्लाउड किचन वाला कंसेप्ट। सर आ तो शू सर, आ तो स्वीट बेचे सर, आता तो जगदीश फरसान है ना। क्या है, चलो बताओ इसमें क्या कुछ देखा आपने, क्या सीखा? चलो किससे स्टार्ट करें? पराग से स्टार्ट करते हैं। पराग, क्या है कुछ नया, क्या सीखा, क्या है थॉट? सर गिव अप नहीं करना चाहिए। चलो एक तो ये जनरल एकदम बेसिक लेवल पे चलो वहां से शुरुआत की कि गिव अप नहीं करना है, ठीक है। देखा अगर आपने कितने स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ था वो? 7 या 10। આપણે બીકોમ થઈ ગયા ને? યસ સર। એટલે 13 કરોડની જગ્યાએ 33 કરોડ તો થઈ જાય, વાંધો ના આવે।
બરાબર ને રાઈટ સર એટલે તમારે સીએ ની ડિગ્રી લે તમારે તો સર 333 કરોડ કરવા પડે साची पॉइंट ने राइट इसलिए तो ये सब लोगों को फॉलो कर रहे हैं मतलब पागलों की तरह ऑब्वियस है ना कि राइट फुटस्टेप्स मिलेंगे इंस्पिरेशंस लोग मिलेंगे कि साला जीरो है बंदा पढ़ा लिखा नहीं है सोचो फिर भी ये लेवल पे पहुंचता है सोचो कि अगर वो पढ़ा लिखा होता तो अपने बिजनेस को कौन से लेवल पे लेके जाता अभण मानस पण अगर धंधो आ लेवल पर करी सके छे तो भणेला मानस तो क्या पहुंचाड़े पोताना बिजनेस ने है कि नहीं बराबर है तो एक तो ये चीज है कि भाई पढ़ा हुआ आपको जो है वो ऑब्वियसली वेस्ट तो नहीं होने वाला काम तो आपको लगने ही वाला है कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रपोर्शन में कोई भी सब्जेक्ट आपका हाँ ऑब्वियसली आ सम्स ने એવું બધું ना आवे लेकिन एग्जैक्ट वो जो कंसेप्ट जो बोलते हैं जो थॉट बोलते हैं राइट फिर आपने वो जो एफर्ट्स लगाए सिंसियरिटी दिखाई उस चीज को सॉल्व करने के लिए वो सभी रियल लाइफ में आएगा ना प्रैक्टिकल लाइफ में बराबर वो मेन चीज है और सबसे मेन चीज आपने अगर ध्यान से अगर देखा हो तो वही चीज है कि काफी सबसे पहले ना उसने खुद पहले ना काम किया वो देखा आपने कितने सालों तक तो उसने खुद बेसिकली मतलब काम किया फिर किसी और के वहां पे भी 1.5 साल तक काम किया फिर बहुत लास्ट में मतलब मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट जब वो 30 की एज जब क्रॉस कर दी ना उन्होंने उसके बाद वो वर्किंग पार्टनर की तरह इन्वॉल्व हुए मतलब अगर आपको है ना कोई भी चीज में अगर बिजनेस दिखता है ना पहला तमारे ત્યાં છે ને एम्प्लॉय बनવું पड़े आपको पूरा बिजनेस को समझना पड़ता है અને समझवा માટે भाई वार लागे भाई तुमने मतलब 3 महीना 6 महीना 1 साल कर लिया બધું આવડી ગયું ऐसा नहीं चलता है इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस बहुत डीप बिजनेस में मतलब बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट के अपने पर्सपेक्टिव है और एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पर्सपेक्टिव है टॉप लेवल के डिसीजन बहुत अलग लेवल के होते हैं कंपेयर टू मिडिल एंड लोअर लेवल आपको लगता है जब आप मिडिल लेवल पे काम करते हो कितना इजी होगा लेकिन वो टॉप लेवल के लोग जब बैठते हैं ना उनको जब डिसीजन लगाना हो तब बेसिकली पता चले बैठे बैठे आपको जब काम करने के सामने सैलरी मिल जाए लेकिन पैसा लगाने के बाद रिटर्न्स मिले वो बहुत डेंजरस चीज है पैसा कमावा और पैसा लगावा जमीन आसमान का फर्क है उसमें है ना हार्डवर्क दोनों का है लेकिन वो एम्प्लॉय का हार्डवर्क क्या है उसको फाइनेंशियल कोई टेंशन नहीं है वो मेन चीज है वो पागलों की तरह हार्डवर्क करेगा लेकिन उसको फाइनेंशियल टेंशन थोड़ी है वहां पे उस बंदे ने तो इन्वेस्ट किया है पैसा लगाया है वो देखा नहीं 30 लाख रुपए का उसने स्टोर चालू किया 30 लाख रुपए का लेकिन वो कब किया होगा ऑब्वियसली ना इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद सब कुछ जानने के बाद पूरा एनालिसिस करने के बाद कि क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट है भाई और धीरे धीरे फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपने देखे एड ऑन करता गया स्टेप बाय स्टेप स्वीट्स तो थी नहीं उसके बेसिकली लिस्ट में लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी एड ऑन हो गया बराबर तो ये सारे कुछ रूटीन की चीजें मतलब एकदम ऐसा एक रॉ एग्जाम्पल है ये तो रॉ केस स्टडी है ये बंदा मतलब को एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है फिर भी देखो मतलब 35 रुपए से लेके 13 करोड़ की जर्नी देखा ना हमने 35 रुपीज लेके निकला था 35 रुपीज 2005 से लेके 2019 13 साल में 13 करोड़ है कि नहीं तो मतलब जबरदस्त है सबके थॉट्स एकदम रूटीन स्टेशनरी कभी सोचा नहीं कि स्टेशनरी में काम करने वाला एक बंदा आज 6 ब्रांच के स्टोर का मालिक होगा देखा ना 6 ब्रांचेस तो अगेन और वहां पे हमने एक लेडी देखी थी हेते जोई हसे हेत जोई थी है ना एक छोकरी थी एक्चुअली शी वाज और लास्ट में भी उसने जाते जाते बोल दिया कि अगर आपके पास भी कोई ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरी हो तो प्लीज शेयर करो तो वो एक्चुअली कौन है पता है वो रिसर्चर है वो एक्चुअली कौन है रिसर्चर है या तो हम बोल सकते हैं कुछ ब्लॉगर्स होते हैं ये सब है ना ये सब जो डेटा कलेक्ट करते हैं और ऐसे ऐसे नहीं बोलते कि भाई ऐसी हिडन स्टोरीज मतलब किसी को पता नहीं था ना कि ऐसे गौरव ये जो ब्रांड है इसके पीछे ये जो मालिक है उसकी कहानी क्या होगी तो वो कहानी हम तक जो है उसने पहुंचाई है बराबर है और सोचो कि ये रिसर्चर के और भी कितने कॉन्टेक्ट होंगे तो इसका कॉन्टेक्ट भी करवाया होगा और बड़े लेवल पे
तो ऐसा मार्केट में ऑब्वियसली ये सारे लोग होते हैं जो कांस्टेंट बेसिस पे ढूंढते रहते हैं ऐसे लोगों को, डेटा कलेक्ट करते हैं, और कितनी बार ये लोग डेटा एक दूसरे को शेयर करने के भी पैसा चार्ज करते हैं, बराबर है। तो अगेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म, राइट, जहां पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है अपने को, राइट। चलो, तो ये है कुछ जनरल बातें हमने मार्क कर लिया, ये कुछ जनरल वीडियो के बारे में थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया। अब आज का जो आप लेक्चर, वीडियो लेक्चर में जो देखने वाले हो, रिपोर्टिंग। चलो, तो बेसिक ध्वनि, रिपोर्टिंग એટલે એનાલિસિસ કર્યા પછી એનું શું આપણે જોયું, ઓબ્ઝર્વેશન રિપોર્ટ કરવા। अब देखो, रिपोर्ट ये वर्ड हो ना, तो ज्यादा इतना ना टेंशन नहीं लेने का, ऐसा के अनुसार मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट। रिपोर्ट એટલે આપણા रिपोर्ट कार्ड, खत्म हो गया डेफिनेशन, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। रिपोर्ट એટલે रिपोर्ट कार्ड, जो बचपन से हमें सताते आ रहा है वो, बराबर। एग्जाम से डर नहीं लगता साहब, रिजल्ट से लगता है, मतलब वो रिपोर्ट कार्ड से लगता है, ये वही रिपोर्ट कार्ड है। हमारे पास जो आता है वो इंडिविजुअल लेवल पे आता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो बड़े लेवल का बिजनेस रिपोर्ट बनता है, फटती दोनों की है। वो बिजनेसमैन को भी ऐसा है, काम करे जा रहा है करे जा रहा है, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आता है तब पता चला मारा बिजनेस में आવું બધું છે, इतनी सारी मिस्टेक है, इतने एरर्स है, इतना फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ऑलरेडी इतना लॉस इनकर किया है, प्रॉफिट नीचे जा रहा है, बहुत कुछ उसको पता चलेगा। और ये तो मेन चीज है ना, हम सबको खुद की कमियां तो नहीं दिखेगी, तो वैसे एक बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस लेके बैठा है ना, उसको अपने बिजनेस के अंदर लूप होल्स दिखने ही नहीं वाले, इसलिए किसी थर्ड पार्टी रिसर्चर को क्या करेगा, वो हायर करेगा और उसको बोलेगा कि तू सारे एस्पेक्ट कवर कर। लेटर ऑफ ट्रांसमिटल में आप खुद बताओगे उस रिसर्चर को कि क्या क्या चीजें उसको कवर करनी है, फिर वो विदाउट बायसनेस, एज अ थर्ड पार्टी, विदाउट बायसनेस पूरा एनालिसिस करेंगे और फिर आपको एक रिपोर्ट बना के देंगे। लेकिन जब आपको ऑन पेपर रिपोर्ट मिलता है तो एज अ मैनेजमेंट टीम आपके पास क्या आता है पता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सबूतों के आधार पे वो बोलेगा। क्योंकि अगर वही बॉस अपने एम्प्लॉय के पास जाएगा और खाली चर्चा करेगा तो कोई उसकी बात शायद इतना सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन अगर वो रिपोर्ट के साथ फैक्ट एंड फिगर्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आज सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा, मार्केटिंग वाले के पास जाएगा, लेकिन पूरा रिपोर्ट लेने के बाद, तो सबकी लेफ्ट राइट वो ले सकता है ना ठीक से, बराबर। वरना सेल्स वाले के ना आऊ तो कसू नहीं, ये है वो है, हवा में बातें होती रहेगी। लेकिन आप वो पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हो कि ये देखो भाई सेल्स का ग्राफ, ईयर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज, पूरा आप तो रेडी करके गए हो, समझ में आया। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट के लिए ये रिपोर्ट कार्ड तो कैसा है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सबूत आ गया है, एक लॉयर है जिसके पास सबूत आ गया है, तो मन ही मन वो कॉन्फिडेंस में आ चुका है कि हमें टेंशन नहीं, बराबर है। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। फिर बोल सकते हैं ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे मैनेजमेंट अपने डिसीजंस और बेटर ले सकेगा, अपने ओवरऑल क्वालिटी को जो है वो सुधार सकेगा। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंस, रिपोर्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। नॉर्मल अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं, इट इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। बचपन के डेफिनेशन की बात करें, रिपोर्टिंग था ना, मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, उसमें एक रिपोर्टिंग था, तो उसमें बोल सकते इट इज व्हाट, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। अच्छा, उरी अटैक पिक्चर याद है, उरी अटैक सर कैसे भूल सकते हैं, विकी कौशल याद है। उसमें एक बच्चा होता है, गरुड़ बनाता है, गरुड़ कैमरा वाला ड्रोन, ईशान, अरे ईशान, कहाँ कहाँ ईशान नहीं है, देखो टैलेंटेड ईशान हर जगह पे होते हैं, वेरी गुड, बराबर। तो उसने ऐसा वो कैमरा, वो ईगल वाला ड्रोन बनाया था उसने, बराबर। और फिर रेगुलर बेसिस पे देखा था, वो रिपोर्टिंग कर रहा था कि भाई आगे क्या है, आगे क्या है, रुक जाओ, बराबर। फिर विकी कौशल रेगुलर बेसिस पे यामी गौतमी को रिपोर्टिंग हो रहा था। यामी गौतमी जो है वो परेश रावल, बराबर। और परेश रावल फोन तोड़ने के बाद प्राइम मिनिस्टर,
તો ઇટ વોઝ અ ચેન. બરાબર. સીધું આ વિકી કૌશલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને ફોન ના કરે, અરે બોલો હવે શું કરવાનું, એવું ના હોય. યુ હેવ ધ હેડ ઓથોરિટી. બરાબર. સીધું પેલા ફોન ના કરે કે અમે ફસાઈ ગયા છે, ઉપરથી બધા हमला થાય છે, શું કરીએ. समझ में हो रहा है, राइट? तो स्टेप बाय स्टेप होता है सारी चीजें. दैट वाज रिपोर्टिंग अ प्रॉपर चेन. अब वो जीत गए तो ऐसा सीधा फोन करके प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते ना, આ ડિનર તૈયાર રાખજે અમે જીતી ગયા છે, પણ એવું ના હોય. એ એના હેડને કે, પેલો એના હેડને કે, પછી તૈયારી થાય બધી. So ના, તો रिपोर्टिंग हैज टू बी इन अ प्रॉपर चेन, राइट? प्रॉपर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? और उसके बेस पे आगे सब डिसीजंस ले सके. देखा था ना पहले, एक्चुअली तो वो जो थे हमला करने वाले थे, कौन से रूट के थ्रू? मूवी ध्यान से देखा था आपने? टनल थ्रू है. बराबर. टनल ना थ्रू, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस से वो लोग हमला करने वाले थे. बराबर. लेकिन फिर उनको मतलब अचानक इंफॉर्मेशन मिलती है. उनके खबरी थे ना पाकिस्तान में, खबर से याद आयो पेलू हस्बैंड वाइफ ऐसा पिला पिला के सब बुला लिया, है ना, वो वाला सीन. वहां से सब इंफॉर्मेशन पता चल गई. बराबर है. जो એટલે દારૂ નહીં પીવાનું. વેરી ગુડ. आज का मैसेज બીજા ક્યાં નહીં પીવા. હા, વધારે નહીં પીવાનું. વેરી ગુડ, સરસ. બિલકુલ જ નહીં પીવાનું. આ જો ઈશાન બોલો. ઈશાન डाया छोकरा बच्चे नहीं बोलवाना. चलो फिर उसके बाद अब रिपोर्ट का वो फॉर्मेट कैसा बनेगा. तो हमने तो रिपोर्टिंग की बात की, उसका इंपॉर्टेंस समझा. फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में सबसे पहले टाइटल ऑफ दैट रिपोर्ट. इसको बोलते हैं ना कि भाई द नेम ऑफ द बुक. ऐसा लोग बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन प्रैक्टिकल बात करो तो आप जब भी, हाँ, व्हाट्स इन द नेम, है ना, विलियम अपना शेक्सपियर, है ना, उसने बोला है ना ऐसा कुछ, व्हाट्स इन द नेम. लेकिन जब भी हमें ना कोई किताब उठाते हैं जनरल लेवल की, तो क्या आपको वो बुक का टाइटल आपको अट्रैक्ट नहीं करता है? ऑब्वियसली ना, इट डू अट्रैक्ट. ये बिहेवियरल स्टडी है. ये भी તમે मान लो પેલું ક્યાં જવાનું આપણે અલકાપુરીમાં क्रॉसवर्ड, अलकापुरी क्रॉसवर्ड आप जाओगे, बराबर. अगर आप एक रैक पे नजर डाल रहे हो तो ऑब्वियसली हम अंदर के पेजेस थोड़ी पढ़ने वाले, पहले वो टाइटल पढ़ते हैं ना, और टाइटल अपने को अट्रैक्टिव लगा. अब इसमें क्या होगा पता है, किसी को ऐसा होता है वो सस्पेंस वाले टाइटल ढूंढते हैं, किसी को हॉरर वाले टाइटल दिखते हैं, रात बाकी है, बराबर. तो ऐसा कुछ अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, એવું બધું કઈ ટાઇટલ હોય ને તેમને બહુ મજા આવે, है ना सिद्धांत? सिद्धांत हंस रहा है. ऐसा टाइटल ऐसा बुक का, फिर कोई कॉमेडी वाले होंगे तो उनको कॉमेडी वाला टाइटल. तो एक टाइटल ऑब्वियस, वैसे रिपोर्ट का भी अप्रोप्रिएट एक टाइटल होना जरूरी है, राइट? फिर उसके बाद टाइटल के बाद जो मैंने बताया, लेटर, ट्रांसमिटल वाला लेटर कि किसको देना है, क्या ऑब्जेक्टिव से चेक करना है. लेटर ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटिकल लेटर आपको मिलना चाहिए ताकि आप जब चाहो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके वेरीफाई कर सको, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किसी और की है, दे आर जस्ट गिविंग यू द परमिशन, तो परमिशन लेटर होना चाहिए. टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट એટલે શું? इंडेक्स. आपके पैम्पलेट में ये टॉपिक ये पेज पे, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट जब रिपोर्ट देखता है तो मैनेजमेंट में भी कितने बार ऐसा होता है कि देयर आर नंबर ऑफ मैनेजमेंट टीम प्लेयर्स, जैसे कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, तो किसी एक डायरेक्टर को खाली फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो इंडेक्स में खाली फाइनेंस वाला ही देखता है कि इधर है फाइनेंस वाला पेज, तो खाली वही पेज ओपन करेगा. कोई होगा जो ओवरऑल मैनेजमेंट वाला देखेगा, कोई एडमिन वाला देखेगा, तो एक अच्छा सा टेबल बना दो, इंडेक्स बना दो कि भाई ये पेज पे ये सारे टॉपिक है. फिर उसके बाद लिखा है समरी, सिनॉप्सिस, मतलब मान लो 15 पेज का वो रिपोर्ट होगा, अब कौन 15 पेज पढ़ेगा, तो एक पेज में शॉर्ट समराइज. उस तरीके से ये जैसे कि नहीं, ये न्यूज चैनल वाले 100 खबर एक साथ 10 मिनट में बताई दे तमने सटासट. बेचारे न्यूज एंकर वाले भगवा जाते हैं, वांचे पहला जतु रहे. देखा है कितनी बार सीन हो जाते हैं उनका, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो 100 खबरें हैं बैक टू बैक, और सामने उनके जो है वो देखना होता है और उनको पढ़ना होता है. अभी तो पढ़ रहे, उससे पहले तो चला भी गया. तो आपका ओवरऑल स्पीड, आपका रिकॉग्निशन, आपका कम्युनिकेशन, कितना सब चाहिए.
राइट। फिर उसके बाद प्रॉब्लम डेफिनेशन लिखा है, मतलब पूरा का पूरा आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो उसको पैराग्राफ के फॉर्म में डिटेल में लिखो, एनालिसिस करो उसको, सही अप्रोच, फिर अलग अलग मेथड, जो रिसर्च की जो मेथड्स होती है यूनिट 1 एंड 2 में हमने जो देखा था, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कंक्लूसिव रिसर्च, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वो सबका आप इस्तेमाल करो, डेटा एनालिसिस, फाइंडिंग्स। लेकिन सबसे मेन चीज ध्यान से वो है क्या, रिकमेंडेशन। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स तो होती है, बराबर, एरर्स तो होते हैं, और कुछ हद तक है ना टॉप लेवल के लोगों को भी पता होता है। तो आप एज अ रिसर्चर या एज अ ऑडिटर रिपोर्ट खाली राइटिंग में देते हो तो आपने कोई बड़ी धाड़ नहीं मार दी है, मतलब मुझे तो पता ही आपने लिख के दिया, मुझे क्या चाहिए कि आप एक्सपर्ट हो ना तो इसका सॉल्यूशन बताओ। मेन चीज, मेन ऑब्जेक्टिव वो है कि आज एक सीए हमारी ऑफिस में आता है, वो मेरे ऑफिस में सब कुछ वेरीफाई करता है और बोलता है ये सब मिस्टेक है। अरे मेरे को भी पता है, ये मिस्टेक को सुधारूं कैसे वो बता, उसी का मैं फीस देता हूं तेरे को, बराबर है। तो रिकमेंडेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आप एक सही रिसर्चर हो, सही ऑडिटर हो आप, तो आपको क्या करने का, नेक्स्ट ईयर जब वापस रिपोर्ट बनाओगे ना तो सबसे पहले आपको ये देखने का प्रीवियस ईयर के रिपोर्ट में आपने जो रिकमेंडेशन दिए थे वो फॉलो हुए या नहीं, नहीं तो फिर ये साल के रिपोर्ट में भी वही रिपीट कॉपी पेस्ट થયા करसे। मैनेजमेंट जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रही है, मतलब तुम भी जो है खाली पैसे के लिए काम कर रहे हो कि पैसा लेवाना અને रिपोर्ट बनाई देवानो। और मैं सच बोलूं, मैंने खुद जो है वो आर्टिकलशिप किया है, इंटर्नशिप किया है सीए के अंडर में, तो मेरे को पता है हमें लोग जाते रिपोर्ट बनाया है ना तो हमारा सीनियर शू करे खबर है, और हमेशा डेडलाइन के साथ ही होता है रिपोर्ट कि भाई काल सुधी જોઈએ। तो मेरे सीनियर्स क्या बोलेंगे अपने को, और उनको सीनियर अपने ऑब्वियसली जो बॉस होंगे उन्होंने क्या बोला, लास्ट ईयर रिपोर्ट काढ़ो दो, लास्ट ईयर का रिपोर्ट निकालो, सॉफ्ट कॉपी भी होगी आपके पास, पूरा वो कॉपी पेस्ट करने का, उसमें एडिट करके वापस दे देने का, है को रिपोर्ट रेडी, कोई बात तो नहीं। तो ऐसे रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, ऐसे रिसर्चर ऐसे ऑडिटर बनने का कोई मतलब नहीं है। आपका इंपॉर्टेंस कब होगा, जब लोग आपकी बात एग्जीक्यूट करवाए, क्योंकि लोग आपकी बात एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको क्या होगा, फायदा, और जैसे उसको फायदा होगा ना तो आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। तो रिकमेंडेशन इज अ मस्ट, लेकिन ध्यान देना है कि वो रेगुलरली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आपने एग्जीक्यूशन के लिए बोल तो दिया लेकिन पता चला मैनेजमेंट ने तो कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो फिर नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट बनाओगे तो वही चीज रिपीट होगी, अब उसी को सॉल्व करते रहे या कुछ नया भी ढूंढे, बराबर है। तो ये एक ओवरऑल रिपोर्ट में जो है वो होना चाहिए। तो ऐसे बड़े बड़े लेवल पे बिजनेस रिपोर्ट इसको हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं बिजनेस रिपोर्ट, बराबर है। जो रिसर्चर बोल दो, ऑडिटर बोल दो, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बोल दो, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई करेंगे और आपको रिपोर्ट के फॉर्म में, राइटिंग के फॉर्म में, ताकि आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाए और आप अकॉर्डिंगली आगे डिसीजंस ले सके, बराबर है। जैसे कि रिलायंस ने जियो के बारे में, जियो मार्ट के बारे में जब सोचा होगा तो इनके रिसर्चर ने इनको रिपोर्ट दिया होगा कि मार्केट में अभी जो है सब कुछ बंद है लेकिन प्रोविजन स्टोर खुला है, तो क्या कर सकते हैं, इनको भाई एप्लीकेशन दे दो, इनको बोलो ऐप डाउनलोड करें, और सारे कस्टमर को भी बोल दो जो घर बैठे हैं कि ये ऐप डाउनलोड कर दे, क्योंकि अभी कुछ खुला हो ना हो, बेसिक नेसेसिटी वाले खुले होंगे तो वो तो चलते रहेगा। लेकिन ये सब डिसीजन कैसे ले पाए, जब इनको क्या मिला, रिसर्चर से रिपोर्ट कि मार्केट में શું ચાલે છે, कई वस्तु खुली रहશે, कई वस्तु नेसेसिटी है, और लोगों को ऐसा ही है कि बाहर नहीं निकलना है लेकिन नेसेसिटी चाहिए, और लोकल ही वोकल, कि मैं अपने नजदीकी दुकान वाले को प्रमोट करूं ना, बड़े बड़े स्टोर को क्यों प्रमोट करूं। तो इस तरीके से देखो एक कंसेप्ट एग्जीक्यूट हो गया और एक बड़े लेवल पे जो है वो आज चल रहा है। डन, ठीक है। तो आराम से वीडियो लेक्चर देखना, डाउट डिफिकल्टी है तो पूछना। नेक्स्ट वीक अपने जो है वो एक लास्ट टॉपिक है हाइपोथेसिस, वो हम कवर करेंगे। मीनवाइल आप गो थ्रू अगर कर रहे हो पैम्पलेट में कहीं भी कुछ भी डाउट है डीएम। डन, ठीक है, चलो तो वी एंड द लेक्चर। बाय एवरीवन, टेक Bye केयर, bye, sir. Thank you. बाय बाय। Bye, sir.
बाय सर. बाय बाय बाय.